डियर स्टूडेंट, आज हम कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अभिक्रिया वेग का संकटवाद सिद्धांत। संकटवाद सिद्धांत को समझने से पहले हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का तात्पर्य है कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का शोषण होता हो, अवशोषण हो, तो उस स्थिति के अंदर उसको हम एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने इस प्रकार से बताया। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि हम कोई भी एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी रिएक्टेंट है और सी डी बी रिएक्टेंट है। दोनों की जब रिएक्टेंट की रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है AC और BD। पहले प्रकार की जब हम अभिक्रिया देखते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सबसे पहले कोलाइड करते हैं, संगत होगा तो उनकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी और एनर्जी अगर इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि दहली ऊर्जा से अगर अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर ये एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी सक्रिय अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं। जब सक्रिय अवस्था के अंदर अभिकारक के अणु पहुंच जाएंगे तो वो सक्रिय संकुल बनाएंगे और ये सक्रिय संकुल की डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज होंगी, जैसा कि यहाँ पर हमने डायग्राम में बताया हुआ है कि अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा वाले सक्रिय संकुल बनते हैं। अब ये जब सक्रिय संकुल बनेंगे तो उनके भी ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 प्रकार के ओरिएंटेशन दिखाए हैं। पहले वाले में ए बी मॉलिक्यूल और सी डी मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से कोलाइड कर रहा है कि ए वाला पार्ट जो है वो सी वाले रिएक्टेंट की तरफ है और बी वाला जो पार्ट है वो डी वाले की तरफ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्शियल बॉन्डिंग ए और सी की हो सकती है और बी और डी की यहाँ पर बन चुकी है। तो उस स्थिति के अंदर जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये ए बी बॉन्ड क्लीव होगा और सी डी बॉन्ड क्लीव होगा और इस प्रकार ए सी प्रोडक्ट बन जाएगा और बी डी प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरे प्रकार का ओरिएंटेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी रिएक्टेंट सी डी से इस प्रकार से कोलाइड करे कि बी जो पार्ट है वो सी के द्वारा कोलाइड करे, संगत करे और डी पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग रहे। तो उस स्थिति के अंदर जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो हमारा AC और BD के बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तीसरे प्रकार का ओरिएंटेशन हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी मॉलिक्यूल सी डी मॉलिक्यूल से इस प्रकार कोलाइड कर रहा है कि ए जो साइड है वो डी की तरफ रहे और बी जो साइड है वो सी की तरफ रहे। लेकिन यहाँ पर भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पर AD और BC के बनने के चांसेस हैं। अगर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट AC हो और BD हो तो उस स्थिति के अंदर इस प्रकार का ओरिएंटेशन होना आवश्यक है। इसी प्रकार हम नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रोडक्ट बनाने की वो फर्स्ट वाले ओरिएंटेशन की होगी। इस प्रकार जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, संगत होगा, तो उस स्थिति के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में भी सबसे पहले वाला, उसकी भी डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स होंगे और उसमें से जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से संकृत संकुल है वो ही प्रोडक्ट को बनाएगा, प्रोडक्ट को निर्मित करेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी वाला डिफरेंट स्थितिज ऊर्जा वाले जो संकृत संकुल बन रहे हैं उसमें से जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाला संकुल है वो ही उत्पाद को निर्मित करेगा। यहाँ पर दोनों की अगर हम एनर्जी के अंदर डिफरेंस देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी ये अभिक्रिया होगी तो इसमें से कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जिसका मान हम डेल्टा H के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार इसी का दूसरा अगर हम पहलू देखते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट की तुलना के अंदर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी यह अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर कुछ ऊष्मा का अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होगी हीट, और उस स्थिति के अंदर जो चेंज इन हीट है वो डेल्टा H होगी और ये डेल्टा H का मान ये बताता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की तुलना के अंदर अधिक है। तो इस प्रकार की जो
रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है। इसको हम कहते हैं कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट काम में आएगा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने में उनका एक पिक्यूलर ओरिएंटेशन, एक निश्चित विन्यास जो है वो काम में आएगा। वो निश्चित विन्यास में भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पार्ट है वो ही सक्रिय संकुल जो है वो प्रोडक्ट को निर्मित करेगा। हम कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की बात करते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के अंदर जैसा हमने देखा कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक के अणु हैं, उनके मध्य में संघट होगा। संघट के फलस्वरूप कुछ अणुओं की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, कुछ की कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और जिनकी एनर्जी बढ़ेगी वो एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, दहलीय ऊर्जा से ज्यादा है, तो उस स्थिति के अंदर वो एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर या सक्रिय अवस्था के अंदर पहुंच जाएंगे। सक्रिय अवस्था में पहुंचने के बाद में सक्रिय संकुल का निर्माण होता है, और वो जो मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स है, जो मध्यवर्ती जो इसमें संकुल बन रहा है, वो ही फाइनली उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम संकीर्ण ऊर्जा को निकालना चाहते हैं तो वो उसका मीनिंग ये हुआ कि दहलीय ऊर्जा में से अगर जो सामान्य ऊर्जा है अणुओं की, उसको अगर हम डिफरेंस उसका निकाल लेते हैं तो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर होगी। रेट ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन थ्योरी है उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बट यहाँ पर पूर्व में इफेक्टिव प्रभावी कोलिजन की संज्ञा नहीं ली गई थी। यहाँ पर सिंपली ये कहा गया था कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के अणुओं के मध्य में होने वाले संघट की संख्या के समानुपाती होगा। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट हम ले रहे हैं। पहला पॉइंट कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कि अभिकारक के अणुओं के मध्य में संघट। दूसरा, संघट के द्वारा उनका संक्रियण होगा, एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तीसरा, जो भी संघट के समय में उनका ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, उसी के आधार पर प्रोडक्ट का निर्माण होगा और उसी के आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि द्विअणुक अभिक्रिया को कंसीडर करते हैं। द्विअणुक अभिक्रिया यहाँ पर हम 2 प्रकार की ले सकते हैं कि एक ही रिएक्टेंट के 2 सिमिलर अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य में कोलिजन होता है, जैसे यहाँ पर हमने दिया है A + A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। दूसरा प्रकार हमने लिया है कि 2 डिफरेंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ले लिए और उन दोनों के मध्य में कोलिजन हुआ, और उन दोनों के मध्य में जब कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जब पहला वाला केस हम ले रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए, जिसकी पावर हमने 2 लगाई है। दूसरे वाले केस के अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बी। यहाँ पर हम एक असम्पशन लेते हैं कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी रिएक्टेंट जो है उसको हम अगर 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, यानी कि ए और बी अभिकारक की सांद्रता यदि हम 1 मोल प्रति लीटर ले लेते हैं तो ए टर्म के और बी जो टर्म है ये कंसंट्रेशन टर्म, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि dp/dt इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k। पहले वाले केस के अंदर हमने a की वैल्यू जो है वो 1 मोल पर लीटर ले ली है। यहाँ पर k जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर द रिएक्शन है, मतलब विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहते हैं k को। According to collision theory of reaction rate, that would be equal to the number of molecules collided per second per liter multiplied by number of effective collisions। कि यहाँ पर हमने लिया है कि प्रति सेकंड प्रति लीटर जो जिन अभिकारकों के मध्य में संघट हो रहा है उनकी संख्या मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव प्रभावी संघट से हमारा तात्पर्य है कि वे ही कोलिजन जिसके अंदर वो पर्टिकुलर विन्यास हो, और विन्यास होने के पश्चात उसमें उतनी ही एनर्जी आए कम से कम जो किसी सक्रिय संकुल को बनाने के लिए आवश्यक है या सक्रिय अवस्था में जाने के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा उत्पाद का निर्माण हो। यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से दे सकते हैं, dp/dt इज इक्वल टू k इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय q। z जो है यहाँ पर
कोलिजन नंबर है, या हम इसको संकट संख्या भी कह सकते हैं, या इसको हम संकट आवृत्ति भी कह सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो दैट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कोलाइडेड पर सेकेंड प्रति पर लीटर, यानी कि प्रति सेकेंड प्रति लीटर में होने वाले संकटों की संख्या. Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. Q जो है यहाँ पर प्रभावी संकटों की संख्या है. यदि अभिकारक यहाँ पर गैसियस स्टेट के अंदर हो, गैसीय अवस्था के अंदर हो, तो उस स्थिति के अंदर Z और Q का जो मान है वो बहुत आसानी से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि गैसों के गति के सिद्धांत के द्वारा परिकलित किया जा सकता है. जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर लीटर अगर हम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं Z11 मतलब कोलिजन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, कि जो भी कोलिजन्स हैं इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार टू द 2 C बार. यहाँ पर जो सिग्मा है वो कोलिजन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n स्टार जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर जिनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ चुकी है. जो C बार है वो एवरेज वेलोसिटी पर सेकेंड है, यानी कि औसत वेग प्रति सेकेंड हमने निकाला हुआ है. N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. यहाँ पर बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं आणविक वेगों का नियम अगर हम लगाएं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अगर हम अप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू Q विल बी इक्वल टू n स्टार बाय n, सो इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT. यहाँ पर EA जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, R गैस कांस्टेंट है, कैपिटल T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परमताप है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के जो गति के सिद्धांत है, अणुगति के सिद्धांत है, उसके आधार पर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने वहां पर डिटरमाइन किया था. तो एवरेज वेलोसिटी औसत वेग C बार इज इक्वल टू √RT बाय पाई m होता है. सो इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. इसका हम जो रूट है उसको और 2 को अगर अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जो हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा वो रह जाएगा पाई RT बाय m. इसी प्रकार जब अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उस स्थिति के अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर लीटर हम देते हैं वो Z12 से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट वुड बी इक्वल टू N1 N2 सिग्मा 12 टू द पावर 2 √8 पाई RT बाय म्यू. यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स अलग अलग काम में लिया है. एक तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनमें दोनों रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या को काम में लिया है, N1 और N2. सिग्मा 12 जो है उन दोनों के जो डायमीटर्स है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करके औसत वेग हमने निकाल लिया है. और इसी प्रकार म्यू जो हमने यहाँ पर लिया है औसत डायमीटर निकाल लिया है. और जो म्यू जो हमने लिया है वो सम्मानित द्रव्यमान है, यानी कि इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं. रिड्यूस्ड मास निकालने का तरीका है कि म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर दे. तो यहाँ पर 1 बाय म्यू जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 होता है. Q इज इक्वल टू, अब जैसा कि हमने कहा था n स्टार बाय n है, सो दैट वुड बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT. इस प्रकार Z12 के फॉर्मूले में हम Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें फाइनली रिजल्टेंट इक्वेशन जो है dP बाय dt, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो नंबर ऑफ कोलिजन के रेस्पेक्ट में मिल जाती है कि Z मल्टीप्लाई बाय Q के फैक्टर से. अब हम इसको आइनियस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. आइनियस इक्वेशन जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा था, K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाय RT होता है. यहाँ पर K की वैल्यू हमने ली है Z और Q से. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम तुलना करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो Z के कंपेरेबल है. कि इसका मतलब ये हुआ है जो भी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर लीटर था दैट वुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और दूसरा जो है यानी आवृत्ति गुणांक के बराबर है. और दूसरा जो हमने लिया है यहाँ पर Q जो इफेक्टिव कोलिजन्स है वो बराबर हो गया e टू द पावर माइनस EA बाय RT. सो Q विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT के द्वारा हम लिख सकते हैं. जो ये कोलिजन थ्योरी है, संगत सिद्धांत है, इसकी कुछ सीमाएं हैं. ये हमने सिर्फ सिंपल गैसेस स्टेट में जो रिएक्टेंट्स थे उनकी रिएक्शंस पर ही इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन हमने और दूसरे जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं, उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को नहीं लिया.
Thus the reacting species should exist in simple molecular state, गैस स्टेट में, जैसा कि हम जानते ही हैं कि वो बिल्कुल सिंपल सरल आणविक अवस्था के अंदर होना चाहिए, और जो मॉलिक्यूल्स इनके बीच में हम कोलिजन को बता रहे हैं वो बिल्कुल दृढ़ गोले होने चाहिए. दे शुड बी कंसिडर्ड as hard spheres. If the reaction involves complex molecules, then the experimental rate constants are very much different than the calculated values. अगर यह अभिक्रिया संकुल अणुओं के मध्य में है तो उस स्थिति के अंदर जो भी इनके प्रायोगिक वेग नियतांक आते हैं वो परिकलित मान से बहुत, उनके जो मान है बहुत डिफरेंट आते हैं, बहुत अलग आते हैं. यहाँ पर स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि त्रिविम और प्रायिकता जो कारक हैं उनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया. It was considered that only kinetic theory of colliding molecules contributes to the energy required for surmounting the energy barrier. यहाँ पर सिर्फ ये माना गया कि जब संघट्ट होगा, संघट्ट के द्वारा जो उनकी गति के गतिज ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होगी, और वो परिवर्तित होगी और वही फाइनली एनर्जी बैरियर, यानी कि जो हमने एक एनर्जी बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी का दहली ऊर्जा की एक जो सीमा लगाई थी उसको क्रॉस करने के लिए उस गतिज ऊर्जा के द्वारा ही पार कर सकता है. लेकिन यहाँ पर हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज जो थी, घूर्णन और कंपन ऊर्जा, उनको हमने कंसीडर नहीं किया. इट इज साइलेंट ऑन द क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द रिएक्शन. जो भी बंध का जो यहाँ पर विदलन हुआ या उनका निर्माण हुआ उसको भी हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है. तो उस केस के अंदर मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी आई कि अब हमने उसको कोलिजन थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया. उसके अंदर हमने ओरिएंटेशन का फैक्टर जब लिया तो वहां पर हमने इफेक्टिव कोलिजन को स्पेशली काम में लिया. दूसरा वहां पर हमने वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी जो पैरामीटर्स थे उनको भी कंसीडर किया कि जो कंपन और ऊर्जा, जो घूर्णन ऊर्जा है उसके कारण जो भी वहां पर कारक काम में आ रहे हैं उनको भी हमने कंसीडर किया. और ये भी देखा कि इफ द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्ट एज हार्ड स्फीयर्स, कि अगर कोई मॉलिक्यूल अगर हार्ड स्फीयर दृढ़ गोले की भांति अगर वर्क नहीं करता है तो उस स्थिति के अंदर हम किस प्रकार से कोलिजन थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक नया फैक्टर हमने काम में लिया, k इज इक्वल टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. ये जो p फैक्टर है यहाँ पर इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, यानी कि प्रायिकता और त्रिविम कारक बोलते हैं. इसके बाद जब हमने अप्लाई किया कोलिजन थ्योरी पर तो कुछ जो रिएक्शन थी उसके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन कुछ में फिर भी थोड़े से विचलन पाए गए. तो उसके आधार पर हमने एक नई थ्योरी दी थी जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.